दोस्तों, जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को लेकर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज की इस वीडियो के बाद आपके सारे के सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को लेकर जीएसटी में सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ सवालों के माध्यम से समझते हैं जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में। सबसे पहला सवाल ये होता है कि जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू कौन करेगा, किसकी लायबिलिटी है जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करने की। दूसरा सवाल ये होता है कि जीएसटी रिटर्न में कौन इसको शो कराएगा और कौन से रिटर्न में शो कराएगा। तीसरा सवाल ये होता है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर समझते हैं, इन जो सवाल है उनके जवाब लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख रखा है आपका मतलब है आपकी फर्म, और आपकी फर्म के व्याप से ही हम समझेंगे जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मैंने लिख रखा है, आपका मतलब आपकी फर्म हो गई, और यहाँ पर है सप्लायर मतलब जिससे कि आप परचेज करते हैं वो आपका सप्लायर हो गया, और नीचे मैंने लिख रखा है बायर, यानी आप जिसको सेल करते हैं वो आपका बायर हुआ। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है उसका जवाब लेते हैं कि जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू कौन करेगा। दोस्तों, जब आपकी फर्म और आपके सप्लायर के बीच में, आपकी फर्म और आपके सप्लायर के बीच में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का रिलेशन बन रहा है, तब हमेशा जीएसटी में आपका सप्लायर ही आपके लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करेगा। आप कभी भी अपने सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू नहीं करेंगे। और जो आपका सप्लायर आपके लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू कर रहा है, उसकी सारी की सारी जो भी डिटेल है वो भी आपका सप्लायर ही अपनी रिटर्न में शो कराएगा। और आपका सप्लायर जो आपके लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू कर रहा है, वो आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में इसको शो कराएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आपके सप्लायर ने जो भी आपके लिए अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट शो कराए हैं, वो आपके जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बेस पर आपको अपने यहां पर केवल एंट्री करना है, अपने यहां उसका इंपैक्ट डालने के लिए आपको किसी भी रिटर्न में शो नहीं कराना है, वो आपका सप्लायर कराएगा। आपको सिर्फ आपके सप्लायर ने जो आपके लिए क्रेडिट और डेबिट नोट इशू किए हैं वो आपके जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट डालने के लिए आपको उसकी एंट्री करना है। और उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा, यानी आपका सप्लायर जब भी आपके लिए क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करेगा, उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पड़ेगा। और आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट किस में क्लेम करते हैं, जीएसटीआर 3B रिटर्न में। तो जीएसटीआर 3B रिटर्न में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। जीएसटीआर 1 रिटर्न जो आपकी होगी उस पर कभी भी आपके सप्लायर के द्वारा जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू किए गए हैं उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी जीएसटीआर 1 रिटर्न में। आपकी जीएसटीआर 3B रिटर्न में आईटीसी पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं इंपैक्ट क्या पड़ेगा। कि आपका जो सप्लायर है वो आपके लिए जब भी क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो उस क्रेडिट नोट में जो भी टैक्स अमाउंट है तो आपकी आईटीसी से वो माइनस होगा, यानी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट से वो डिक्रीज होगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक सप्लायर है अंकित ट्रेडर्स, उसने आपके लिए क्रेडिट नोट इशू किया। तो जब वो आपके लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा तो उस क्रेडिट नोट में जो भी टैक्स अमाउंट है, मान लीजिए आपकी जो फर्म है, कोई पीरियड की बात करते हैं, एक पीरियड है, उस पीरियड में मान लीजिए आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है वो बन रही है 1 लाख रुपए की, यानी नॉर्मल परचेज आदि आपने की, उसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख रुपए बन रही है। और आपके सप्लायर ने जो आपके लिए क्रेडिट नोट इशू किया है उसमें टैक्स अमाउंट 10,000 रुपए है। तो क्या होगा कि आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख रुपए बन रही थी उसमें से ये 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, और अब आप 90,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे उस पीरियड में, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब भी आपका सप्लायर आपके लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा, उसका जो भी टैक्स अमाउंट होगा उससे आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें से वो माइनस हो जाएगा, यानी सप्लायर के द्वारा जो भी क्रेडिट नोट आपको दिया गया उसका जो भी टैक्स अमाउंट है उससे आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डिक्रीज होगी, है ना। 1 लाख रुपए हमारी जो नॉर्मल परचेज आदि थी उससे आईटीसी थी, मान लीजिए आपकी नॉर्मल परचेज जो आपने की उससे आपकी 1 लाख रुपए की आईटीसी थी, और आपके सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया तो उसका 10,000 रुपए टैक्स अमाउंट था, तो आप 90,000 रुपए क्लेम करेंगे, अब 1 लाख रुपए क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपका सप्लायर जब आपके लिए डेबिट नोट इशू करेगा तो आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है नॉर्मल परचेज आदि से उसमें ये प्लस हो जाएगी। जैसे कि आपकी जो नॉर्मल परचेज आदि से
इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है किसी पीरियड में 1 लाख रुपए, और आपके सप्लायर ने आपके लिए डेबिट नोट इशू किया और उसका अमाउंट है 10,000 रुपए, तो अब आप 1,10,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे उस पीरियड में। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप और आपके सप्लायर के बीच में जब भी क्रेडिट और डेबिट नोट का रिलेशन बनेगा, है ना, तो उसमें कौन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करेगा, किस रिटर्न में करेगा, डिटेल कौन शो कराएगा, और उसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आप और आपके बायर के बीच में जब भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का रिलेशन बनेगा, तब हमेशा आप ही अपने बायर के लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करेंगे। ठीक है ना, और अब जब आप और आपके बायर के बीच में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का रिलेशन बन रहा है, तो किस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की सारी डिटेल भी आप ही को शो करानी होगी, और वो आप कराएंगे अपनी GSTR 1 रिटर्न में। ठीक है ना, तो आप और आपके बायर के बीच में जब भी क्रेडिट और डेबिट नोट का रिलेशन बनेगा, तो हमेशा आप ही अपने बायर के लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करेंगे, और इसको आप अपनी GSTR 1 रिटर्न में शो कराएंगे, सारी की सारी डिटेल भी शो कराएंगे, और इसका अब जो इंपैक्ट आपको पड़ेगा वो आपकी लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, जब आप और आपके सप्लायर के बीच में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का रिलेशन बन रहा था, तब आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर इसका प्रभाव पड़ रहा था, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आप GSTR 3B में क्लेम करते तो GSTR 3B रिटर्न पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा था। अब आप और आपके बायर के बीच में जब भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का रिलेशन बन रहा है, तो आपकी जो लायबिलिटी है उस पर इसका असर पड़ेगा, और आप अपनी लायबिलिटी किस में शो कराते हैं, GSTR 1 रिटर्न में शो कराते हैं, तो आपकी GSTR 1 रिटर्न में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि आप और आपके बायर के बीच में जब भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का रिलेशन बनेगा, इस स्थिति में हमेशा आप ही अपने बायर के लिए क्रेडिट और डेबिट नोट इशू करेंगे, उसकी सारी की सारी डिटेल आप ही रिटर्न में शो कराएंगे, और वो कराएंगे आप अपनी GSTR 1 रिटर्न में, और आपका इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वो आपकी लायबिलिटी पर पड़ेगा। अब लायबिलिटी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जब भी आप अपने बायर के लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे, तो जो आपकी उस पीरियड में लायबिलिटी बन रही है, उसमें जो भी क्रेडिट नोट का अमाउंट होगा उतने से आपकी लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 50,000 रुपए की आपकी लायबिलिटी बन रही है किसी पीरियड में, और आपने अपने बायर के लिए जो क्रेडिट नोट इशू किया उसका अमाउंट है 5,000 रुपए। ठीक है ना, तो अब आपकी 45,000 रुपए की लायबिलिटी रह जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह से जब आप अपने बायर के लिए डेबिट नोट इशू करेंगे, ठीक है ना, तो आपकी लायबिलिटी उस अमाउंट से प्लस हो जाएगी जिस अमाउंट का आप जो है अपने बायर के लिए डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी लायबिलिटी 50,000 रुपए है, जिस पीरियड की बात कर रहे हैं उस पीरियड में मान लीजिए आपकी लायबिलिटी 50,000 रुपए है, और आपने अपने बायर के लिए डेबिट नोट इशू किया और उसमें टैक्स अमाउंट 10,000 रुपए है, तो अब आपकी जो लायबिलिटी होगी वो 50,000 प्लस 10,000 यानी 60,000 रुपए की आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। यानी आपकी लायबिलिटी जो है वो डेबिट नोट इशू करेंगे तो आपकी लायबिलिटी जो नॉर्मल लायबिलिटी उससे उतनी लायबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी, और जब क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो लायबिलिटी आपकी जो है वो माइनस हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है, यानी आप अपने बायर के लिए जब भी क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो जो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है ना, तो क्रेडिट नोट इशू करने पर लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी और डेबिट नोट इशू करने पर आपकी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो क्रेडिट नोट है और डेबिट नोट है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब आप अपने सप्लायर से रिलेशन करते हैं इस तरह का, या अपने बायर से इस तरह का रिलेशन करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।